नमस्कार प्यारे साथियों, मैं पवन कुमार त्रिपाठी आप सभी लोग का यूपीएससी युग इस यूट्यूब चैनल पे आप सभी लोग का तहे दिल से स्वागत करता हूं। प्यारे साथियों, जैसा कि आप जानते हैं हमारे इस चैनल पे इस समय चल रही है उत्तर प्रदेश स्पेशल की आप लोगों की एक सीरीज। जो लोग पहली बार इस चैनल पे जुड़े हैं, सबसे कहूंगा कि इस सीरीज से आप अपने दोस्तों को, जो लोग उत्तर प्रदेश पीसीएस या आरओ या यूपी के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उन सबको जो है इस चैनल पे आप जोड़िए और यहाँ पे आपको ऐसे ही अच्छे अच्छे कंटेंट आपको देखने को मिलेंगे। तो कृपया करके जल्द से जल्द बेटा आप सभी लोग इस चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस करो ताकि सब वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। दोस्तों, आज का जो मेरा टॉपिक रहेगा वो रहेगा उत्तर प्रदेश का इतिहास। क्यों? क्योंकि आप जानते हो भारत का इतिहास आप लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ा है और चूंकि आज हम लोग उत्तर प्रदेश स्पेशल पढ़ रहे हैं, उसका समग्र अध्ययन कर रहे हैं, तो उसमें आज मैं लाया हूं आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जो है उत्तर प्रदेश का इतिहास। एक एक चीजों को हम लोग बहुत ही आराम से देखेंगे, एक एक फैक्ट को देखेंगे ताकि आप जो है ज्यादा से ज्यादा जो है चीजों को नोट कर सकें। कोशिश यही है कि वीडियो हम लोग रख रहे हैं 20 मिनट का। वजह क्या है 20 से 25 मिनट का, ताकि आप प्रॉपर नोट्स बना सकें। ठीक है, तो नोट्स पे थोड़ा सा ज्यादा फोकस करिए क्योंकि एग्जाम में आपको नोट्स ही आगे जाके जब आप लोग अपनी जो है आंसर राइटिंग लिखेंगे तो वहां भी जो है ये काम आएगा। ठीक है, तो देर नहीं करते हैं, शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग का टॉपिक, जैसा मैंने कहा था, जो आपका टॉपिक है उसका नाम है उत्तर प्रदेश का इतिहास। आज का टॉपिक है उसका नाम है उत्तर प्रदेश का इतिहास। देखिए, ध्यान रखिए, प्राचीन काल में गंगा के मैदान में स्थित जो उत्तर प्रदेश का क्षेत्र है उसको मध्य देश के नाम से, प्राचीन काल में ध्यान रखिए, जो उत्तर प्रदेश का क्षेत्र है उसको मध्य देश के नाम से जाना जाता था। ध्यान रखिए, मध्य देश के नाम से उसको हम लोग जानते थे। ठीक है, मध्य देश की बात करें, हमने क्या बोला, जो पहले जो प्राचीन काल में जो क्या बोला, गंगा के मैदान में स्थित जो यूपी का जो क्षेत्र था उसको हम लोग मध्य देश कहते थे। अब मध्य देश जो आज इस समय आधुनिक उत्तर प्रदेश में कहा जाए तो आपने पढ़ा होगा जो है कि 16 महाजनपद होते हैं, लेकिन हम बात कर रहे हैं यूपी की, तो यूपी के जो मध्य देश में कुल 8 महाजनपद थे। ये प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा गया है कि यूपी में कितने, आधुनिक यूपी में, आधुनिक उत्तर प्रदेश में कितने महाजनपद थे। तो आधुनिक उत्तर प्रदेश में 8 महाजनपद हैं। कुरु, पांचाल, काशी, कौशल, सूरसेन, चेदी, वत्स और मल्ल। ध्यान रखिए, जब हम मध्य देश की बात करते हैं तो कुरु, पांचाल, काशी, कौशल, सूरसेन, चेदी, वत्स और मल्ल, ये 8 महाजनपद इस समय जो हैं वर्तमान उत्तर प्रदेश में, कहूं तो आधुनिक उत्तर प्रदेश में स्थित हैं। ठीक है, चलिए, या मतलब स्थित पहले थे, अभी भी जो हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश, जैसे कि हम लोग पढ़ते थे भारत का इतिहास, वैसे ही उत्तर प्रदेश के इतिहास के अध्ययन की दृष्टि से 3 वर्गों में बांटा गया है। अध्ययन की दृष्टिकोण से इसको जो है 3 भागों में बांटा गया है। पहला है प्रागैतिहासिक काल, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, पाषाण काल। दूसरा है आद्य ऐतिहासिक काल और तीसरा है आपका ऐतिहासिक काल। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रागैतिहासिक काल की। आप जानते हैं इस काल में मानव लेखन कला से अपरिचित था, मतलब इस काल के जो मानव को लेखन कला का ज्ञान नहीं था और पाषाण निर्मित उपकरणों पर जो मानव था वह जो है पाषाण निर्मित उपकरणों पर निर्भर था। और जैसे मैंने कहा कि जो अध्ययन की दृष्टि से 3 भागों में बांटा गया है, वैसे ही प्रागैतिहासिक काल, जिसको हम लोग पाषाण काल भी कहते हैं, इसको भी मेरे दोस्तों 3 भागों में बांटा गया है। फिर सुन लीजिए, अध्ययन की दृष्टि से उत्तर प्रदेश को समझने के लिए जो है हमने 3 भागों में प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल, इन 3 हमने बांटा है। और जब बात करते हैं प्रागैतिहासिक काल की, तो यहाँ पर मानव को लेखन कला का ज्ञान बिल्कुल नहीं था और मानव जो है पाषाण निर्मित उपकरणों पर निर्भर था। इस काल को भी जो है प्रागैतिहासिक काल, जिसको हम लोग पाषाण काल कहते हैं, इसको 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से 3 भाग हैं, आइए देखते हैं। पहला आता है पुरा पाषाण काल, दूसरा आता है मध्य पाषाण काल, तीसरा आता है नव पाषाण काल। ध्यान रखिए, पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल मैंने आराम से पहले लिखे हुए हैं। ठीक है, बात करते हैं
पुरा पाषाण काल की, लगभग 20 लाख वर्ष पूर्व से लेके 10,000 ईसा पूर्व तक। ये आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि इतना डीप में नहीं आएगा, लेकिन फिर भी मैं लिख दिया है। अच्छा, सबसे पहले आपके दिमाग में प्रश्न आएगा कि यूपी में पुरा पाषाण कालीन सभ्यता के साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए। सीधी बात है, आपसे पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से यूपी में पुरा पाषाण कालीन सभ्यता के साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए। ध्यान रखिए, पुरा पाषाण कालीन सभ्यता के जो साक्ष्य की बात करते हैं तो वह यूपी से बेलन नदी घाटी, सिंगरौली घाटी जो सोनभद्र में पड़ती है, जिसको हम लोग पावर कैपिटल ऑफ इंडिया भी कहते हैं, चकिया, चंदौली। फिर सुन लीजिए, पुरा पाषाण कालीन सभ्यता के साक्ष्य 3 जगह से, बेलन नदी घाटी, सिंगरौली घाटी जो पड़ती है सोनभद्र में, चकिया, चंदौली से हमको प्राप्त होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं, सबसे पहले बात करेंगे बेलन नदी घाटी के बारे में, कहाँ पड़ती है, क्या है। आइए, जब बात करते हैं बेलन नदी घाटी की, तो बेलन नदी ये जो है टोंस नदी की, आपने पढ़ा होगा भूगोल में, जो बेलन नदी है वह टोंस की सहायक नदी है। फिर सुन लीजिए, जो बेलन नदी घाटी है वह टोंस नदी की सहायक नदी है, ठीक है। और यह जो बेलन नदी है, ध्यान रखिए, यह जो बेलन नदी है मेरे बच्चे, यह यूपी के सोनभद्र, मिर्जापुर और प्रयागराज जिले में बहती है। पूछा जाएगा कि बेलन नदी कहाँ बहती है, तो यूपी के सोनभद्र, प्रयागराज और मिर्जापुर जिले में बहती है। ठीक, बात क्लियर है। बेलन नदी किसकी सहायक नदी है, तो बेलन नदी टोंस की सहायक नदी है, ठीक है। बेलन नदी घाटी के चोपानी मांडो व लोहंदा नाला नामक स्थल से पुरा पाषाण काल से संबंधित जानकारी प्राप्त होती है। बेलन नदी घाटी के चोपानी मांडो, मैंने इसलिए अलग लिखा है कलर से ताकि आपको नोट करने में आसानी हो। बेलन नदी घाटी के चोपानी मांडो व लोहंदा नामक स्थल से क्या, इनसे पुरा पाषाण कालीन स्थल के साक्ष्य या कहें तो जानकारी हमको प्राप्त होती है। चोपानी मांडो से पुरा पाषाण काल से लेकर नव पाषाण काल तक के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। तो ये इसको इंपॉर्टेंट कर लीजिए, हो सकता है एग्जाम में पूछा जाए, ठीक है। चोपानी मांडो, ध्यान रखिए, चोपानी मांडो से हमें पुरा पाषाण काल से लेकर नव पाषाण काल तक के साक्ष्य मिलते हैं। बात क्लियर है? अगर क्लियर है तो ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं, बहुत ही आराम से, कोई आफत नहीं है। अब बात करते हैं चोपानी मांडो की, जब बात कर रहे हैं, यहां से चर्ट नामक पत्थर से, सुन लिखिए, बहुत ध्यान सुनिए, यहां से जो है चर्ट नामक पत्थर से बने उपकरण प्राप्त हुए हैं। यहीं से भेड़ बकरियों की हड्डियां भी प्राप्त हुई हैं। वहां से भेड़ बकरियां जो है वहां पे थी नहीं, लेकिन कहा जाता है कि उत्तर पश्चिम से आई थी, ठीक है। सुन लीजिए, चोपानी मांडो से, इंपॉर्टेंट है, नोट करते रहिए, चोपानी मांडो से चर्ट नामक पत्थर से बने उपकरण प्राप्त हुए हैं। चोपानी मांडो से ही भेड़ बकरियों की हड्डियां भी प्राप्त हुई हैं और यहां से झोपड़ियों के प्रमाण हमको देखने को मिलते हैं। नोट कर लीजिए, एग्जाम में पूछा जाएगा, छोटे छोटे प्रश्न हैं, यही आपके जो है फैक्ट यूपी के एग्जाम में आपसे पूछे जाएंगे। अब अगला प्रश्न आता है कि जो बेलन नदी घाटी है उसकी खोज, उसकी खुदाई किसने की। तो जो बेलन नदी घाटी है उसकी जो खोज है वह, या कहूँ तो खुदाई जो है, G.R. शर्मा, ये कौन थे, इलाहाबाद विश्वविद्यालय के प्रोफेसर हैं, और इनके सहयोगी R.K. वर्मा एवं B.D. मिश्र के निर्देशन में जो है बेलन नदी घाटी की खुदाई और खोज प्रारंभ हुई थी। फिर सुन लीजिए, याद कर लीजिए, चोपानी मांडो से चर्ट नामक पत्थर के बने उपकरण, भेड़ बकरियों के हड्डियों के साक्ष्य और झोपड़ियों के भी प्रमाण हमको जो है चोपानी मांडो से मिलते हैं। बेलन नदी घाटी की खोज और खुदाई प्रोफेसर किसने की थी, तो G.R. शर्मा, इलाहाबाद विश्वविद्यालय के प्रोफेसर थे, और इनके सहयोगी नाम क्या है, R.K. वर्मा एवं B.D. मिश्र के निर्देशन में बेलन नदी घाटी की जो है क्या हुई थी, तो खोज व खुदाई हुई थी। ठीक है, आराम से, एक एक चीज महत्वपूर्ण है, यहीं से प्रश्न आपके बनेंगे, इसीलिए मैं एक एक चीज को अच्छे से मैंने नोट किया है ताकि आप भी उसको अच्छे से नोट करें, तब फायदा है। अब आते हैं लोहंदा नाला, इससे ये क्या है, यहां से लघु पाषाण उपकरणों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। लोहंदा नाला से लघु पाषाण उपकरणों के साक्ष्य प्राप्त हुए, और एक अस्थि निर्मित मातृ देवी की जो प्रतिमा है वह लोहंदा नाला से हमको प्राप्त हुई है। फिर सुन लीजिए, लोहंदा नाला से क्या प्राप्त हुआ, तो लघु पाषाण उपकरणों के साक्ष्य, दूसरा एक अस्थि निर्मित मातृ देवी की प्रतिमा जो है वह लोहंदा नाला से हमको प्राप्त हुई है। ठीक है,
अब बात करते हैं पुरा पाषाण कालीन सभ्यता के प्रायः सभी उपकरणों किससे, अब देखो ये प्रश्न पूछा जाएगा कि अब चूंकि आपने भारत के इतिहास पढ़ा हुआ है तो अच्छी बात है, देख लियो कि पुरा पाषाण कालीन सभ्यता के प्रायः सभी उपकरणों से सभी उपकरण किससे निर्मित थे, तो क्वार्टजाइट पत्थर से। प्रश्न आएगा कि पुरा पाषाण कालीन के जो प्रायः सभी उपकरण थे वह किससे बने थे या उनका निर्माण किससे हुआ था, तो क्वार्टजाइट पत्थरों से उसका निर्माण हुआ था। अब बात करते हैं पुरा पाषाण काल के जो मानव हैं आग, कृषि कार्य, गृह निर्माण आदि का इनको ज्ञान नहीं था। फिर सुन लीजिए, जो पुरा पाषाण काल का जो मानव था ना ही उसको आग का ज्ञान था, ना ही उसको कृषि का ज्ञान था, ना ही उसको पशुपालन का ज्ञान था, लेकिन कुछ मात्रा ज्ञान था, लेकिन कुछ मात्रा में पशुपालन से परिचित होने के साक्ष्य मिलते हैं। ध्यान रखिए, ना तो उसको आग का ज्ञान है, ना कृषि का ज्ञान है, ना गृह निर्माण का आदि ज्ञान उसको नहीं है, लेकिन कुछ कुछ मात्रा में जो है उसको पशुपालन के साक्ष्य के प्रमाण जो हैं हमको पुरा पाषाण काल में मिलते हैं। यहां तक की बातें मेरे ख्याल से आप लोगों को बहुत ही आराम से समझ में आ रही होंगी। तो हमने क्या देखा, पुरा पाषाण देख लिया। अब क्या करेंगे, अब बात करेंगे मध्य पाषाण काल की। आइए मध्य पाषाण काल की बात करते हैं। एक एक चीजों को नोट करिए, जितना नोट करेंगे उतना ही आपके लिए फायदेमंद रहेगा, क्योंकि वहीं से आपके प्रश्न बनेंगे और आपको तभी याद होगा। मध्य पाषाण काल, अब ये हम बात कर रहे हैं यूपी के संदर्भ में, तो मिर्जापुर सोनभद्र के मुरहना पहाड़, बघरीखोर, लेखैया आदि स्थलों, प्रयागराज की मेजा तहसील, करछना, फूलपुर, कोरांव, बारा आदि तहसीलों में स्थित पुरा स्थलों, प्रतापगढ़ के सराय नाहर राय, महदहा, दमदमा आदि पुरा स्थलों से प्राप्त हुए हैं। ये सभी नाम हैं, इसको आप अच्छे से याद कर लेना। हाँ, याद कर लेना बिल्कुल अच्छे से, क्योंकि यहीं से प्रश्न आपके छोटे छोटे जो प्रश्न हैं वो आपके यहीं से बनते हैं। क्योंकि आप जानते हो यूपी के जो एग्जाम्स हैं वहां पे फैक्ट को ज्यादा पूछते हैं, ये सारे फैक्ट हैं और इसको आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, उपकरण की बात करें तो जो है मध्य पाषाण काल के उपकरण पुरा पाषाण काल की अपेक्षा सूक्ष्म, कैसे, छोटे और चिकने और सुंदर हैं। ठीक है, मध्य पाषाण काल के जो उपकरण है सूक्ष्म और चिकने और सुंदर हैं। बात क्लियर है, कोई टफ नहीं है, सिंपल सी भाषा में नोट्स को मैंने बनाया है ताकि आप अच्छे से समझ सकें और नोट भी कर सकें। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं सराय नाहर राय, यहां से क्या क्या मिला है, क्योंकि प्रश्न तो ऐसी बनेगा कि कहां से क्या मिला है। आइए, सराय नाहर राय 15 समाधान और 8 गर्त चूल्हे भी मिले हैं। ठीक है, सराय नाहर राय से 15 समाधान और 8 गर्त चूल्हे मिले हैं। समाधानों में जो मृतकों का सिर था वह पश्चिम की ओर है। जो है समाधानों में जो मृतकों का सिर है वह किस ओर है, पश्चिम की ओर है। ये इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि ये पूछा जाएगा कि समाधानों में जो मृतकों का शव है वह किस ओर था, तो वह पश्चिम की ओर था, सराय नाहर राय में। प्रयागराज के मेजा तहसील के चौपानी मांडो पुरा स्थल से झोपड़ियों, मिट्टी के बर्तनों के अवशेष भी मिले हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। महदहा स्थल से सिल लोढ़े, जानते हो सिल लोढ़ा, ठीक है, गर्त चूल्हे, अस्थि एवं सींग के आभूषण के साथ ही कुल 28 समाधियां भी मिली हैं। कहां से, महदहा स्थल से। ठीक है, अच्छे से नोट करिएगा। आगे बढ़ते हैं बच्चा। मिर्जापुर के मोरहना पहाड़ से शैल चित्रों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ध्यान रखिए, कहां से, मोरहना पहाड़ से शैल चित्रों के साक्ष्य प्राप्त हुए। कहां के, मिर्जापुर के मोरहना पहाड़ से। पूछा जाएगा कि मोरहना पहाड़ कहां पे है, तो मिर्जापुर में है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं मध्य पाषाण काल का जो मानव था वह कृषि एवं पशुपालन करने, मृतकों का दाह संस्कार करने एवं आग पर खाना पकाने में अवगत था। ठीक है, यहां तक की बातें मेरे ख्याल से आप सभी लोगों को समझ में आ रही होंगी, बहुत ही सिंपल सी है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हमने क्या देखा, हमने पुरा पाषाण काल देख लिया, हमने मध्य पाषाण काल देख लिया। अब बात करते हैं नव पाषाण काल की। बहुत ध्यान से एक एक चीजों को नोट करना है, सिंपल सी भाषा है, बस आपको अच्छे से उसको नोट करना है। नव पाषाण काल, आप जानते हैं नव पाषाण काल में कृषि एवं पहिए का आविष्कार शुरू हो गया। ठीक है, स्थायी निवास की प्रवृत्ति अपनाई मानव ने और सर्वप्रथम कुत्ते को
पालतू बनाया। ध्यान रखिए, किसको पालतू बनाया, तो पूछा जाएगा कि नवपाषाण काल में मानव ने सर्वप्रथम किस जानवर को पालतू बनाया था, तो सर्वप्रथम कुत्ते को पालतू बनाया। यूपी में नवपाषाण काल के साक्ष्य कहां कहां से प्राप्त हुए हैं, कोल्डिहवा, महागरा, पंचोह, ये सभी कहां पे है बेटा, तो बेलन घाटी में है। कोल्डिहवा, महागरा तथा पंचोह से जो है हमें जो है नवपाषाण काल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं यूपी से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कोल्डिहवा की बात करते हैं, क्योंकि इसका अक्सर जो है आपको देखोगे हमेशा जो है आपने सुना होगा कोल्डिहवा के बारे में। कोल्डिहवा से नवपाषाण काल के साथ साथ यहाँ से ताम्र और लौह युगीन संस्कृति के भी साक्ष्य जो हैं हमको प्राप्त हुए हैं। ध्यान रखिए, कोल्डिहवा से नवपाषाण काल के साथ साथ ताम्र और लौह युगीन संस्कृति के साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं। धान की खेती किए जाने के साक्ष्य भी हमें कोल्डिहवा से प्राप्त हुए हैं। अनाज रखने के लिए उपयोगी घड़े, मटके के साक्ष्य भी हमें कहाँ से मिले हैं, तो कोल्डिहवा से मिले हैं। विशेष बर्तन मिला जिसकी बाहरी सतह पर रस्सी की छाप है। एक बर्तन मिला है जिसकी जो बाहरी जो किनारा है, जो बाहरी सतह है, जो कह सकते हो जो बाहरी पृष्ठ है, उस पर जो है रस्सी की छाप देखने को भी हमको जो है कोल्डिहवा से ही मिली है। तो ये सारे आप लोग को नोट करने हैं, क्योंकि यहीं से प्रश्न बनेगा। महागरा से आवासीय क्षेत्र के बीच में गौशाला का भी साक्ष्य प्राप्त है। ध्यान रखिए, महागरा से आवासीय क्षेत्र के बीच में गौशाला के भी साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। नोट कर लीजिएगा, मैं फिर कह रहा हूं, हर बार प्रश्न यहीं से बनेगा। फिर आप लोग कहोगे सर कि जो हम नोट नहीं करोगे तो दिक्कत आगे होगी। अच्छा, अब बात करते हैं संत कबीर नगर जिले के लहुरा देव से धान की खेती के सबसे प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ मिले हैं, तो संत कबीर नगर के लहुरा देव से मिले हैं। नवपाषाण काल के उपकरण की जब बात करते हैं तो इसके उपकरण जो है क्या बोला, अधिक सूक्ष्म, क्योंकि पूरा पाषाण काल से मध्य पाषाण काल छोटे थे, इसके उससे भी छोटे हो गए, अधिक सूक्ष्म, चिकने एवं तेज होते थे। अब आते हैं नवपाषाण काल के मानव को क्या क्या पता था। देखिए, इस काल के मानव को कृषि कर्म के साथ साथ पशुपालन करने, मिट्टी के बर्तन बनाने और उस पर चित्रकारी और पॉलिश करने, आवास बनाने, जानवरों की खालों से वस्त्र बनाने आदि क्रियाओं से यह जो है नवपाषाण काल का जो मानव है वह परिचित था। समझे, यहां तक की बातें आपको समझ में आई हैं, तो बताइए फटाफट से। फिर सुन लीजिए, मैंने क्या बोला आपसे, संत कबीर नगर जिले के लहुरा देव से धान की खेती के साक्ष्य हमें मिले हैं। ध्यान रखिए, धान की जो खेती के साक्ष्य हैं वह बेटा हमको कोल्डिहवा से मिले हैं और लहुरा देव से मिले हैं। लेकिन पूछा जाए सबसे प्राचीन कौन सा है, तो सबसे प्राचीन है लहुरा देव। लहुरा देव से सबसे प्राचीन जो है हमको जो है धान की खेती के साक्ष्य हमको देखने को मिले हैं। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आप लोग को यहां तक की जो बातें थी वह समझ में आई होंगी। मैंने कहा आपसे कि छोटी छोटी चीजें हैं, छोटे छोटे हम बना रहे हैं वीडियो, क्यों, क्योंकि आप उसके प्रॉपर नोट्स बना सकें। ठीक है, वीडियो आपको कैसा लग रहा हो उसको आप लोग जरूर हमें बताइएगा, क्योंकि हम उसमें जो है और भी ज़्यादा अपडेट कर सकें और भी आपको जो है जो आपकी इच्छा हो उसको बता सकें। ठीक है, कमेंट आप लोग जरूर क्या करिए, ध्यान रखिए, कमेंट करेंगे तो वहीं से हमको मालूम पड़ता है कि हम लोग जो है जो अपना काम कर रहे हैं, जो हम लोग प्रयास कर रहे हैं उसमें हम सफल हैं या असफल हैं, तो वो हमें कमेंट से मालूम पड़ता है। ध्यान रखिए, मैं फिर कहूँगा, अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस करिए ताकि सब वीडियो के नोटिफिकेशन जो है वह आपको मिल जाया करें। ध्यान रखिए, ये हम पूरी सीरीज इस चैनल पे चलाएंगे यूपी स्पेशल की। इससे क्या होगा, इससे जो है आप यूपी के कोई भी एग्जाम्स हो उसको आप अच्छे से क्रैक कर लेंगे। यूपी पीसीएस का एग्जाम, आरओ एआरओ का एग्जाम या कोई भी यूपी का एग्जाम हो, आप उसमें 100% सफलता प्राप्त करेंगे अगर आप इस क्लास को देख रहे हैं, इसके नोट्स बना रहे हैं तब। ठीक है, तो बाकी अब इस क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। जाने से पहले मैं ही कहूँगा, चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कर लीजिए। तो जाते जाते यही कहूँगा, अपना ख्याल रखिए, अपनों ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू सो मच।